सेक्सुअल टॉपिक्स, सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स जैसे ये वर्ड आएगा फैमिली मेंबर्स गायब हो जाएंगे। यौन जीवन की में बातें करूंगा तो मैं गंदा दिखूंगा या अच्छा नहीं दिखूंगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। आजकल कौन से कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आ रहे हैं, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। कॉमन प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पॉर्न ज़्यादा देखना, उससे एडिक्टेड होना, ये है क्या कॉमन? पॉर्न देखना में कोई गलत बात नहीं है। पॉर्न का बिहेवियर अपने रियल लाइफ में लाने की कोशिश करना ये प्रॉब्लमेटिक है। सर, डज साइज मैटर्स? परफॉर्मेंस मैटर्स। तो जोर से नहीं बोल रहे आप। जब ऐसे सीक्रेट वाली बात होती है ना तो धीरे बोलते हो, थोड़ा सस्पेंस में। मैस्टरबेशन करके कोई इल इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होने वाला। शादी के बाद में जो नई शादी हुई कि उनका पहले 1-2 महीने तक इंटरकोर्स ही नहीं हो रहा है, फीमेल मैस्टरबेशन उसको टैबू माना जाता है। Top 5 STDs, tell us about that. Very serious, you can say the HIV. Second is Australia antigen positive, that is hepatitis. And are they treatable? The HIV is. What about menopause? People already in relationships, उन लोगों को भी porn addiction. Most of the males complain about they don't get a lot of oral sex from their wives. Masturbation से sports performance पे असर पड़ता है क्या? What about female sexual problems? I don't think people talk about it. सेक्सुअल टॉपिक्स, सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स, ये वर्ड इटसेल्फ इज टैबू इन आवर सोसाइटी। एवर यू टॉक अबाउट इट, जैसे ये वर्ड आएगा फैमिली मेंबर्स गायब हो जाएंगे। बीइंग एन अडल्ट, आई थिंक आफ्टर 18 वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दिस। सो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में एज अ सेक्सोलॉजिस्ट? ह्यूमन लाइफ के या एक ह्यूमन के 3 प्राइमरी मोटिव्स रहते हैं। वन इज़ हंगर, वन इज़ थर्स्ट एंड थर्ड इज़ सेक्स। करेक्ट। तो जैसे मैंने अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात किया, तो यौन जीवन या यौन स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़रूरी है। सोशल एनिमल ह्यूमन बींग्स है, नॉर्मल एनिमल भी हंगर, थर्स्ट और सेक्स ये नॉर्मली उनके प्राइमरी मोटिव्स रहते हैं। राइट। यौन जीवन की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम यौन जीवन ये अपने साइकोलॉजी या मेंटल स्कीमा से रिलेटेड है। तो मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा, द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्स ऑर्गन। ओके। Our genitals या private parts are not a part of the यौन जीवन। The mind is most important part of your यौन जीवन और यौन स्वास्थ्य। आपका माइंड अच्छा है, आपका डिज़ायर अच्छा है, आपका लिबिडो अच्छा है, आपका दोनों का पार्टनर का रिलेशनशिप यदि अच्छा है तो आपका यौन जीवन सबसे सुखदायी, समाधानकारक, संतुलित, हैप्पी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। आजकल कौन से कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आ रहे हैं और वो कॉमन हो चुके हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रॉब्लम्स है? आधे लोगों को पता ही नहीं है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं विच रिक्वायर्स अ डॉक्टर टू ट्रीट और काउंसलिंग करा जाए उस बारे में। यौन स्वास्थ्य के बारे में जितने लोगों में जानकारी मिलती है वो डॉक्टर के अलावा जानकारी मिलती है दोस्तों से। हर चीज में दोस्त ही रिस्पॉन्सिबल है। दोस्त सबसे बड़े डॉक्टर, दोस्त सबसे बड़े थेरेपिस्ट। बट कभी कभी वो दोस्त ही हमारे पास में वो लेके आ जाते हैं। तो मुझे कभी कभी वो दोस्तों के भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम को थेरेपी। तो समटाइम दिस दोस्त और फ्रेंड्स इज आल्सो द फ्रेंड इन नीड जो बोलते हैं ना अपन, तो डेफिनेटली वो तो ऐसे ही दोस्त काफ़ी मददगार भी हो सकते हैं। बट यस, मिडल एज हो, यंग एज हो, लेटर एज हो, मतलब अप टू अबव 50 हो, तो कॉमन प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जाता है इरेक्टाइल इश्यूज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको सिंपल भाषा में ईडी बोलते हैं, काफ़ी फेमस हो गया ईडी। या सेकंड प्रॉब्लम जो जाता है पीएमई और पीई और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसमें अपनों को हिंदी भाषा में शीघ्र पतन भी बोलते हैं। शीघ्र पतन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ठीक है, तो पहले ईडी पे मैंने पहले बात कर लेता हूँ। ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब लिंग का टाइट नहीं होना, कड़क नहीं होना, संबंध के लिए पर्याप्त नहीं होना, उसको अपन बोलेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसका सबसे बड़ा कारण फिर भी बोलूँगा कि सबसे बड़ा कारण 90% कारण आज भी साइकोलॉजिकल कारण है। राइट। सेक्सुअल स्टेजेस की थोड़ी मैं बात कर लूँगा। सेक्स की शुरुआत या सेक्स साइकिल की शुरुआत डिज़ायर से होती है, इच्छा से होती है। इच्छा होने के बाद में
पार्टनर पास में आने में उत्तेजना डेवलप हो जाती है, फिर प्राइवेट पार्ट्स में इरेक्शन या तनाव आता है और बाद में फिर इंटरकोर्स या सेक्सुअल संबंध होते हैं और उसके बाद में फिर इजैकुलेशन या फिर वीर्य पतन होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। यदि आपका माइंड ही स्टिमुलेट नहीं रहेगा, आपका माइंड ही इच्छा नहीं जताएगा, आप माइंड ही अराउज नहीं रहेगा, आप पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड नहीं जमेगा, तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉमन है। ये हो गया प्रमुख कारण। अभी जो व्यक्ति मिड लाइफ में आ चुके हैं या उनको कुछ मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ है, स्पेशली डायबिटीज़ है, अल्कोहलिज्म का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है, बाकी ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से कभी कभी हार्मोन्स मतलब जो सेक्सुअल हार्मोन्स रहते हैं उसमें कभी कभी कमी आ जाती है, उसकी वजह से भी उनका लिबिडो बोलो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलो या अराउजल बोलो कम हो जाता है। थर्ड वन इज़ अ वस्कुलर का कारण, जिसके अंदर में जो नसों में कमजोरी जो बोलते हैं, तो दैट इज़ प्रॉपर द यूरोलॉजिकल कारण और द प्रॉपर जेनेटल ऑर्गन वाला प्रॉब्लम दैट कैन बी डन। बट मोस्टली जो मेरे पास में पेशेंट्स जो आते हैं दे आर हैविंग द मिक्स प्रॉब्लम, they are having the psychological issues as well, they have some the medical issues as well. So most common is ED. Most common is ED. Second one is the PME. PME is basically you can say किसी व्यक्ति का सेक्सुअल संबंध में 2 मिनट के अंदर में वीर्य पतन हो रहा, उसको शीघ्र पतन ऐसा डेफिनेशन में बोला गया हुआ है। बट ये भी काफ़ी साइकोलॉजिकल पार्ट पे डिपेंड करता है। आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट जो फोर प्ले बोलते हैं, फोर पे सब कुछ अच्छा रहेगा, पति पत्नी का बॉन्ड अच्छा रहेगा, घाई गड़बड़ नहीं रहेंगी, एंग्जाइटी नहीं रहेंगी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं रहेंगी, तो ये शीघ्र पतन भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ भी काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को ये चीज़ें परसिस्टेंट रहती है, कंटिन्यूस रहती है, उन लोगों को सप्लीमेंट या मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी को ये जो PME सिचुएशनल रह सकती है, इंटरमिटेंट रह सकती है, कभी रहेंगी कभी नहीं रहेंगी, तो ऐसे व्यक्ति का नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी मतलब कुछ टेक्निक्स है, कुछ सेक्सुअल टेक्निक्स है या कुछ सेक्सुअल थेरेपीज है, उससे भी अच्छा किया जा सकता है। आपने कभी किगल एक्सरसाइज भी अभी आजकल देखा होगा और या रूटीन चेंज जो देखा होगा या एक्सरसाइज देखा होगा या योगा थेरेपी कुछ देखा होगा, तो ऐसे कुछ सेक्सुअल थेरेपी की वजह से भी ये सब चीज़ें अच्छी की जा सकती है। उसमें एक सेंसेट फोकस भी एक चीज़ आती है जो ये दोनों में ED और PME में भी एक काम में आता है, सेंसेट फोकस थेरेपी जो बोलते हैं। So there are some medications, there are some supplements, there are some sexual therapies which are important for two things. One is ED and one is PME. What do you mean by sexual therapy? Sexual therapy means ये जो मैंने Kegel exercises बोला, sensate focus therapy बोला, ठीक है। PME के लिए कुछ क्विज टेक्निक्स आती है, मास्टर एंड जॉनसन आपने काफ़ी बड़ा नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स में भी उसके स्टोरीज चलते हैं। मास्टर एंड जॉनसन सेक्सुअल थेरेपी एक बड़ी सीरीज चलती है नेटफ्लिक्स में। आपने कहा 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर तो वो कोई बेंचमार्क है क्या? या दैट इज अ बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू द साइंस। मतलब 2 मिनट के अंदर किसी का अगर शीघ्र पतन होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उसे है। लेस देन 2 मिनट्स इज कॉल्ड एज अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। So these are the two common. And then definitely the interpersonal issues. Both the problems you spoke about only males. Yeah. What about female problems? Female sexual problems. I don't think people talk about it. मराठीमध्ये नाण्याच्या दोन्ही बाजू म्हणतात ना, चिटपट. तर जसे प्रॉब्लेम मेल्स आहेत, सेम प्रॉब्लेम also have the females also having. The major issue in the female sexual dysfunction is psychological issues. Okay. Either they have the loss of libido. They have the anxiety for the sexual intercourse. They have the lack of education for the sexual intercourse. Lack of intimacy with the partners. Unawareness or the lack of information about the sexuality. So these are the very common issues. Again, those are psychological. But are there any physical issues as well? There is no much medical issues as far as the female sexuality is concerned. There is one issue which is called as the vaginismus. When the female is having the contraction of the vaginal or the private parts during the intercourse, that is again psychological parts. So is it bad or good? What happens when it contracts? So there is not a successful or fruitful sexual activity happens. Oh, so the intercourse doesn't happen? Doesn't happen. So that is one part. Then they require the therapy from the gynecologist, therapy from the psychiatrist, therapy from the urologist. Yes, if they don't have any the urological means the bodily issues. So mostly the common factors or the common problems in the female sexuality is the psychological one.
Yeah, but I heard about something called as, I was researching about this, that there is something called as vaginal dryness. ये बहुत मिड एज में कॉमन हो रहा है, एंड देन दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. Vaginal dryness mostly because of the hormonal issues. ठीक है, especially in the perimenopausal woman. The patient has some the medical comorbidity. Patient is having some thyroid. Patient is having some you can say the perimenopausal symptoms. That then the patient may have some vaginal dryness. So early age, even the vaginal dryness may be the psychological sometimes. So she's not getting that aroused, which is expected, and that is the cause for the lack of lubrication. लेडीज लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, वो आके ओपनली आपसे डॉक्टर को मिलते हैं क्या इस सब चीज के लिए? Singly they don't come, but yes, some people come to me and they ask I have some issues and my partner is having same issues, we should come, but he's not ready to come. But definitely they either complain of their desire, their arousal, and the partner desire and partner arousal. So normally they come to us and they ask what is the treatment for them, and mostly we give them the proper advice कि you come with the partner, we talk with the both and we think about the proper solution. I have researched about it and got some questions, and then I also spoke to so many people before asking this question is, शादी के बाद नई नई शादी हुई, मे बी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों में ये मैंने सुना है कि उनका पहले 1-2 महीने तक इंटरकोर्स ही नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं, दोनों भी रेडी है बट हो ही नहीं पा रहा है, विच कॉजेज अदर प्रॉब्लम्स. मैंने बोला ना फिर से 4 स्टेज. इनका यदि रिसेंट मैरिज हुआ है, न्यूली मैरिड कपल है और 2 महीने से 3 महीने से मैरिज नहीं हुआ है, दैट इज नॉन कॉन्सेंजुअस मैरिज उसको बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि उनके अंदर में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है. तो आइदर दोनों में से एक की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो वहाँ पे कॉपरेशन की कमी है नंबर 1. दोनों में अराउजल की कमी है, दोनों में से आइदर वन ऑफ देम, दोनों में अराउजल की कमी है, दोनों में इंफॉर्मेशन की कमी है, दोनों में एजुकेशन की कमी है, दोनों में एक्टिविटी की कमी है. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ठीक है, इफ दे आर डूइंग इट, इफ दे मे हैव सम द डिसऑर्डर ऑल्सो, दे मे हैव सम द इरेक्टाइल इश्यूज ऑल्सो, कि एक तो आदमी में एक तो फीमेल में भी हो सकता है. तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं. वी गो फॉर द प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर सेक्शुअल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, हार्मोनल असेसमेंट. If the patient, the person is complaining of having the erectile dysfunction or there is no erection at all, then we go for the penile Doppler, one type of sonography to find out any problem with the vascularity of the penis and all. So उनका proper assessment करके cause क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं. Sometime cause मुझे मच्छर काटे उस रूम में, इसलिए मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना, ऐसे भी रीज़न अपने को पता चलते हैं. ओके, ठीक है. आई डोंट हैव एनी प्राइवेसी, तो मैं हाउ कैन आई डू द सेक्सुअल एक्टिविटी विथ हिम, दैट कैन बी द रीज़न. तो वी हैव टू फाइंड आउट either it is a very small or mini or minute reason, or it is something else, or some disorder or disease is there. So we have to again come, we have to talk to them, we have to find out the cause. Either वो छोटा है, बड़ा है, कि कितना ये है. But ultimately the intimacy and a touch, I'm repeating it, are the 2 key words for having the truthful and the fruitful sexual intercourse. I have people complain that मतलब एक कपल है and then out of that एक पार्टनर की बहुत इच्छा है, he wants more and more, but एक पार्टनर का है कि नहीं, मेरे को एक हफ्ते में 1-2 बार हो गया तो I am good, and then causes more problems. क्यों होता है सब? These are the very common problem, and this type of couple used to come to me, and yes, there are different issues, but as I said, intimacy, touch, it's not necessary always that couple should have the penetrative sex. But yes, the cuddling, getting intimate with each other, shaking hands, holding hands, okay, talking romantic things, going on the bike, going for a trip, even also the part of the romance and also part of the sexuality. So this type of couples, not necessary every time they require a penetrative type of sex, but they should have the more intimate relationship so that this penetrative or the non-penetrative sex should be fruitful or should be amazing.
Most of the males complain about they don't get a lot of oral sex from their wives or partners or girlfriends. They avoid because they don't like it. Do you have any people coming to you Yes, and yes, talking yes. about it, and how do Yes, you handle? yes. Or does it happen other way around? Yeah, The both female the- complains about that Yes, she yes, doesn't get yes. oral sex from the male. She doesn't like it. So, Indian society, normally the sex is basically called the penetrative sex. hmm Other type of sex or the other ways of the sexual activity are basically called as the taboo, or are called as different, or the traditionally oral sex is being so called as taboo, taboo in and all. obviously in our So, culture. simple answer is that the other way of the sexual activities or the other way of the sexual arousal performances are in between partner to partner. It's the act that should be decided by both the partners. But I was researching about it. That was one of the reason why males were looking for other partners outside their marriage, or having affairs, or going to towards paid sex to get that particular activity which they don't get at their home or with their girlfriends. Being a marriage called as a permanent relationship. In marriage, you have to respect your partner also. You should have the penetrative sex, non-penetrative sex, or any other type of sexual behavior with the will, with the consent, and with the respect with the partner. Mm-hmm. So that is the mandatory in the sexual activity. Definitely the person may have the different fantasies, That's the different right word. thinking regarding the sexual activities, but if the partner is not ready for that, so that might be the issue. But that should be again solved by the couple itself, or they should come for the marital or the couple therapy to the sex therapist. Marital. Marital or the couple therapy. Who is the marital? And Marital means the marital therapy. Because of that, they are going for the extramarital relationship. so you do that. Yeah, that is. So those patients are the ideal cover for the Master and Johnson's dual sex therapy. Okay. DST. That's what I'm saying कि उनकी इच्छा ज़्यादा, इनकी इच्छा कम है, दोनों ने बैलेंस कैसे करना चाहिए. तो सेक्स इज नॉट ऑलवेज द इंटरकोर्स. तो टच कैसे है, इंटीमेसी कैसे है, व्हाट आर द डिफरेंट सेंसेड फोकस ऑन योर बॉडी. तो बेसिकली द सेक्स इज अ प्लेजरेबल एक्टिविटी, और यू शुड गेट प्लेजर, द पार्टनर शुड गेट प्लेजर, बट there are different ways to give the pleasure to your partner, and the same for the vice versa. You can. Some more problems I was researching, like while doing the intercourse, the male organ or the female organ getting torn, or let's say they're getting scratched, and they get injured a lot, and that's happening regularly. Do you think this is a problem? I can take this like that, कि if any couple is having the painful sexual intercourse or having injuries after the sexual intercourse, they must visit sexologist or the STD expert. STD expert. STD Who expert. are they? Are they Are the dermatologists? dermatologist. मतलब they can go to dermatologist. So if the couple is having any painful intercourse or the injuries after the sexual intercourse, they should visit to sexologist and find out the cause. If you are talking about the males, main common cause of the tear or the injuries after the intercourse, or the scratching, or the prepuce, or the front part of the penis, the most common cause is the candidal infection. That is a fungal infection, which is very, very commonly caused in a case of diabetes. If the patient is having such type of issues, the patient may also having some infectious issues, or maybe the white discharge, or the candida means the fungal infection, or some hormonal issues, or the vaginal dryness. So those type of patients, if patient intercourse is painful or having some injuries, definitely they should go to the sexologist. They should undergo some investigation whether they have some infection. Either it is a sexual transmitted infection, either it is a urine infection, or a different type of infection they are having. You brought the topic of STDs. It's a very common topic again, but nobody common topic, but nobody talks in details or talks openly about it. What are the common STDs or top 5 STDs? Can you tell us about that? Most common is still number one is very serious. You can say the HIV. Second one is Australia antigen positive, that is hepatitis. Third one is syphilis. Nowadays gonorrhea, herpes infection. Is fifth.
lowest in that Yeah. list. So these are the 5 common infections. In females, the herpes infections are very common. Because of unprotected sexual activity, the HIV and the hepatitis is very common. Even the syphilis is very common because of the unprotected activity. And the gonorrhea and this last one is the herpes infection are very common because of unprotected sex and the unhygienic sexual activities. These are very common. Can you quickly tell one symptom of this? How do you know that you have this? You have to go for the lab investigation now. For first 2. Yeah, first 2 basically, because they have the long window period and you cannot find out the symptom. And are they treatable? The HIV is till now not treatable, but yes, if you get HIV, it is a communicable disease. You should transmit to the other person by doing the unprotected sexual activity or sharing the syringes, mixing out the secretion from one person to another person's. But if the patient is having the HIV, he may have different type of symptoms considering his low immunity, and you should treat that disorder or the diseases the person is having. That one is HIV. If patient is having hepatitis, they should go to the gastroenterologist, find out what is the titer for the hepatitis and all. What is the symptom of hepatitis? Hepatitis, they get jaundice, yellow colored urine. It affects the liver. Yeah, it's affected. Hepatitis is an infection of the liver. Third one is syphilis. Syphilis, yes, they show some symptoms. They show some urethral discharge, the pus from the penis, pump on the private part of the area, the itching, pain during the urination, pain during the micturition जो बोलते हैं. So that is very common. That is your syphilis. Syphilis. Even the gonorrhea have some symptoms like Gonorrhea. And all these are for male and female both. Yeah, both. What about gonorrhea? What are the symptoms? Gonorrhea, again, they have the urethral discharge, the watery discharge, watery urine, pain during micturition, some pustule or some lesion over the genitals. They are very common in the Gonorrhea. What about the last one? Last one is herpes infection. Herpes infection are the viral type of infection. They give the proper pustule. Pustule means proper pimples type of the lesions, any part of the body. Normally there are herpes 1 and 2. Herpes 1 is above the waist and below the waist. And how do you get this virus? Because of the contact with the unprotected sex, or maybe the person have using the the infected object of that person can also transmit your herpes. इस 5 में से जानलेवा कौन सी है? अभी फिलहाल में जानलेवा सीरियस बीमारी आर ओनली 2. वन इज HIV and another is hepatitis. और नीचे की जो 3 आपने बताई है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड हर्पीस, इसके साथ आदमी जिंदगी भर रह सकता है क्या? HIV, hepatitis and herpes, these are the viral infections. ठीक है. These basically the hepatitis and herpes can be controlled, but HIV even can be controlled with antiretroviral, but they will be most dangerous. You will be carrier for the lifelong. हाँ, HIV, HSV, hepatitis सब कैरियर रह सकते हैं. एक्टिव इन्फेक्शन नहीं रहेगा, बट यू मे हैव द कैरियर फॉर द लाइफ लॉन्ग. द गोनोरिया, सिफिलिस, these are the bacterial infections. अच्छा, गोनोरिया, सिफिलिस, bacterial infections. herpes, HIV and hepatitis are viral infection. तो एक बार होगा तो वो कैरियर बनते रहेगा आपके साथ में. वो आपको इन्फेक्शन नहीं देंगे, बट वो अपने बॉडी में रहेगा और निकलेगा नहीं. वो IgG जो इम्यूनोग्लोबिन बन के रहेगा. बट एक बार तुम्हारा सिफिलिस और ये जो है ये पूरे अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. एंटीबॉडीज अच्छे हो सकते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस एंड गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू यू. STD में बैक्टीरियल इन्फेक्शन अच्छे हो सकते हैं, बट वायरल इन्फेक्शन भी अच्छे होते हैं, बट दे यू मे बी द कैरियर फॉर द लाइफ. तो हर्पीज इज डेंजरस. हर्पीज बॉडी में रहेगा, फिर वो उसका जो भी लेजन्स रहते हैं वो लेजर से निकाल देते हैं. बट यस, यू कैन हैव द अगेन ट्रांसमिशन फ्रॉम द हर्पीज. तुम्हारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा, फिर से हर्पीज हो जाएगा. ये जो लोगों को जो दाढ़ी करके आते हैं, इतने छोटे छोटे दिखते हैं, दे आर ऑल्सो द वायरल वार्ड्स वो, लेकिन उनसे टॉवल ऑल से आते हैं. अपन जाते हैं नावी के पास में, वैसे भी हो सकता है ना किसी को हर्पीज. वैसे भी हो सकता है. डेंजरस है बहुत. डेंजर है. खत्म भी नहीं होगा वायरस. वायरस रहेगा. IgG करके जो इम्यूनोग्लोबिन रहेगा वो रहेगा बॉडी में. व्हाट अबाउट HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? वायरल इन्फेक्शन, HPV जो वायरस. बट इज इट एन STD? Yes, it is STD again. What about the black spots? I have seen people having wart, मतलब जो बोलते हैं ना मस्से रहते हैं, ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं कभी कभी गले पे, गर्दन पे, इधर उधर. वो भी HPV होता है ऐसा मैंने सुना है. नहीं, वो वायरल वार्ड्स होते हैं. वो है टू असेस देम बेसिकली. HPV एक वायरस इन्फेक्शन है. हाँ. वायरस इन्फेक्शन में जो भी लीजन्स आते हैं, उसको मैं शब्द लीजन इस्तेमाल करूँगा, जो भी लीजन्स आते हैं
वो पैपिलोमा वो एक कॉलीफ्लावर जैसे रहता है ना, गोभी टाइप के हिसाब से वो दिख पड़ता है। तो क्लॉरीफ्लावर टाइप ऑफ लीजन्स और द ग्रोथ आर मोर ऑफ द वायरल इन्फेक्शन विच आर मोरली द पैपिलोमा टाइप ऑफ वायरसेस। द अदर आर जो वायरसेस या अदर जो मस्से जो बहते हैं, दे आर डिस्टिंक्ट वन, वो स्किन स्कैटर्ड रहेंगे, वो स्किन प्रॉब्लम रहेगा। वो भी HPV है, लेकिन नहीं, दैट इज नॉट HPV, दैट इज द नेवियस। वो पार्ट ऑफ तुम्हारा मेलानिन, हाँ वो फैलता नहीं, वो मेलानिन की वजह से होता है। तुम्हारे HPV फैलता है आपस में, HPV कैसे फैल सकता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन से, आइदर विद पर्सन इन पर्सन कांटेक्ट और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे टॉवेल हो गया नाई की दुकान में, बिल्कुल रेजर, वो टॉवेल्स, उससे भी HPV फैलता है। पर HPV इज ऑन अगेन कम्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट्स पे ही आते हैं? नहीं, नॉर्मली ये HPV वायरसेस जो है वो इट इज मोर प्रोमिनेंट इन फीमेल्स। ओके, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो पर्सनल हाइजीन यदि मेंटेन बराबर नहीं रही, उसकी वजह से भी बहुत बार उनको भी ये वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। उसका डर ये है कि ये HPV वायरस जो है ये आगे में CA सर्विक्स, जो यूट्रस का नीचे का मुंह का सर्विक्स का जो कैंसर बोलते हैं, उसके तरफ ये उसका एक प्रीकर्सर है, उसके तरफ उसका एक रिस्क फैक्टर है। दैट रिमाइंड्स मी टू अ क्वेश्चन कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ HPV वैक्सीन आती है। वैक्सीन, हाँ, HPV वैक्सीन आती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक मैंने उसके बारे में पढ़ा भी बहुत है, बट वो लोगों को गलत फहमी है कि वो कभी भी ले लो तो चलता है, बट आई हर्ड दैट वो पहले ही लेना चाहिए। नहीं, पहले लेना चाहिए। जो नॉर्मली एडोलेसेंट गर्ल्स में भी शुरू हुआ है, HPV वैक्सीन जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए एडोलेसेंट गर्ल ने। और व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंट? 13 to 19, म्हणजे बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी, जो उनका एज रहता है उसके पहले। HPV या फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन्स निकली है वो कहाँ असर करती है? क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा था, वो उन्होंने बताया कि अभी कुछ लेकर फायदा नहीं, वो पहले लेना चाहिए। तो कब लेना चाहिए? देखो, अभी कैसा है कि HPV वैक्सीन एक वायरस इन्फेक्शन है। आपका सेक्सुअल लाइफ शुरू होने के पहले आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और वो HPV वैक्सीन आगे में ये समस्या ना हो करके लेना रिकमेंडेड है। तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल लाइफ शुरू होने के पहले ये वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है। एनी एज फ्रॉम? नॉर्मली सेक्सुअल लाइफ आफ्टर मैरिज शुरू होती है तो 18 to 20 है। आजकल सेक्सुअल लाइफ थोड़ा जल्दी भी शुरू हो रहा है 18 to 20 में, तो बिफोर 18 रिकमेंड करते हैं लोग कि HPV वैक्सीन लेना ज़रूरी है। बट किसको लेना चाहिए, किसको लेना नहीं चाहिए, डेफिनेटली उस गर्ल ने या उस पर्सन ने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से लेना चाहिए, बट इट शुड बी डन बिफोर द सेक्सुअल लाइफ। सर, और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल बहुत सेक्सुअल प्रोडक्ट्स मार्केट में है, मेल्स फीमेल्स बोथ, कॉन्डम्स विच आर फ्लेवर्ड, कॉन्डम्स विच lets you have sex for a longer time, long lasting time, different materials, latex or non-latex. There are lubes which are available which acts like an anesthetic which makes you long laster. So इस सारे बारे में आप बताइए कि is it good to use, not to use, which is bad, how to choose? That is an important question. थोड़ा ये फैशनेबल क्वेश्चन भी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ट्रेंड चल रहा है सर, आप नॉर्मली कहीं पे भी जाओ, ऑनलाइन आप कुछ सर्च करें, वो तुरंत आ जाता है सब। डेफिनेटली लोगों को हर सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे से प्लेजर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे से लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, अपन जो बोलते हैं ना रिव्यू आते हैं, तो रिव्यू जैसे से लोगों के आते हैं, जैसे से ओपिनियंस आते हैं, वैसे वैसे फार्मा इंडस्ट्रीज़ बोलो या मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ बोलो, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करती है। तो डेफिनेटली अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग प्रोटेक्शन दैट इज़ कंडोम, डेफिनेटली यू कैन यूज़ कंडोम, whatever the choice you have. You can use dotted condoms, you can use thin wala condom, you can use flavored condoms, you can use latex wala condom. Definitely that protection should be from STD and prevention from the childbirth. There are the two only indication of using the protection is there. One is there should not be the transmission of STD from one partner to another partner, and there will be no pregnancy after the sexual activity. That is the main reason for the protection. But yes, depending upon your desire or your perceptions, definitely you can use a different type of condom. But is it harmful for your organ? That is the question. Example, the condoms which are
latex or not latex, or condoms which has some liquid into it which enhances your performance by giving an anesthetic kind of feel to the organ, and then it automatically increases performance. By and large, they are not harmful to any person. So what is the jelly you are saying? They either the anti-spermicidal jelly, which is also prevention for the childbirth, number one. There are some anesthetic jellies adding for treating the premature ejaculation to decrease the sensitivity. Yeah, there are lubricants which acts like anesthetic. So they are there for the treating the delayed ejaculation. So by and large, they are medicated, and from the proper marketing industries, definitely they don't have much side effect, number one. But if you are any person, if allergic to anything, means either anesthetic liquid, either the latex wala condom or the non-latex wala condom or flavored condom, definitely you should not go for that. If any person is complaining of burning sensations, itching, irritation after using that type of the products, definitely they should not use it. So any person can be allergic to this type of products. By another hand, or in other hand, the many people may be compatible with this type of products. Is there any diet or food ingredients in our daily lifestyle which can increase libido or improve sexual performance? What happens, neurobiological point of view, the signal or the stimulus start from the brain, and then what happens, जो स्टिमुलस होता है वो ब्रेन से शुरू होता है. ब्रेन से एक बार शुरू होने के बाद में अपने शरीर के हार्मोन्स स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से द टर्म और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड. जिसके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रहेगा उसका इरेक्शन अच्छा रहेगा. वॉट एवर द थिंग्स इज हैपनिंग, जो नाइट्रिक जब ये स्टिमुलेशन के बाद में, हार्मोन स्टिमुलेशन के बाद में अपने बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो अपने पेनिस के या अपने ऑर्गन्स के वेसल्स या नसें फूलना शुरू हो जाती है. दैट इज कॉल्ड वैसोडाइलेटेशन. वैसोडाइलेशन होने के बाद में वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से वैसोडाइलेशन होने के बाद में इरेक्शन अच्छे से आ जाता है, एंड यू कैन परफॉर्म वेल. So that nitric oxide release is the basically key for having the proper sexual intercourse. तो आपने जैसे बोला कि वो इसलिए जो L-arginine जो बोला जाए, आपने कभी सुना होगा या देखा होगा. L-arginine is what? L-arginine is a neurochemical which makes increase amount of the nitric oxide in our body, which increases the vasodilatation, और उसकी वजह से इरेक्शन अच्छा आता है. Are you talking about Viagra? नहीं, I'm not talking about Viagra. They are also acting on the same mechanism. Okay. They also are acting on the same mechanism. I'm talking about the mechanism of the what happens chemically for the erection. ठीक है. So again Viagra do the same thing. फिर इसको करा कैसे जाए, हम कैसे उसको? हाँ, तो I'm not talking about the Viagra or the other things. नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज. आपका स्टिमुलेशन आया, हार्मोन का स्टिमुलेशन आने के बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड जितना रिलीज होगा उतना अपनी नसें खुलेगी, और जितनी नसें खुलेंगी, जितना वैसोडाइलेशन होगा, उतना इरेक्शन अच्छा आएगा, एंड यू कैन परफॉर्म वेल. फ्रूट्स है, जैसे अपन बोलते हैं कि गार्लिक है, पपैया है, अनार है, वाटरमेलन है, ठीक है, बीट है, डार्क चॉकलेट है, देन पालक है, अखरोट है, चेरीज जैसी है, ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरीज है. तो ये सब चीज़ें जो है, जो अपना अनार जो मैंने बोला कि पोमेग्रेनेट जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो नाइट्रिक ऑक्साइड वाले फ्रूट्स है. आपने भी सुना होगा गार्लिक खाने से भी बढ़ता है सेक्सुअल स्टैमिना एंड ऑल. सो what they do, they just increase the nitric oxide in your body, which is helpful for your erection, and you have the proper erection and you can perform well. But on the other hand, food के अलावा मैं बोलना चाहूँगा, sleep is also very 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 important. Sleep, moderate exercise, and the proper diet is also very important for having the proper sexual life. और यौन जीवन के लिए अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, अच्छे से कसरत करना या मॉडरेट कसरत करना काफ़ी ज़रूरी है. करेक्ट. आपने जो मेरे को इंग्रेडिएंट्स बताए जो भी आपने घर पे मिलते हैं, दैट इज़ अ स्लो इफेक्ट. यस. लोगों को आजकल फटाक से चाहिए, कोई भी चीज़ फास्ट चाहिए. अभी मैंने खाया, अभी मैं इरेक्ट हो गया, और अभी मैं आई विल परफॉर्म. तो उसके लिए क्या ऑप्शन? सही, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति हमारे पास में आता है, हम उनका कॉज जानने की कोशिश करते हैं. कॉज यदि साइकोलॉजिकल है, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा. उसको बता देंगे बाबा रे कुछ नहीं, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा. नंबर वन. यस, देयर आर सम पेशेंट दे हैव द वस्कुलर इश्यूज, तो उन लोगों को कुछ मेडिसिन आती है. मेडिसिन जैसे मैंने बोला L-arginine वाले प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा और इरेक्शन बढ़ेगा. नंबर वन, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्राकेमिकल सप्लीमेंट्स. कभी कभी एक रिवोल्यूशन आ, पहले के ज़माने में वाइग्रा नाम की दवा नहीं थी. दे आर कॉल्ड PDE5 इनहिबिटर.
हमारे साइंटिस्ट भाषा में। अभी सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, अभी अवेनाफिल, उडेनाफिल, वार्डेनाफिल, इस प्रकार के कुछ मेडिसिन आते हैं। व्हाट दे डू, दे कैन एक्ट ऑन द सेम थिंग, दैट नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंस्टेंटली। उसके आपका पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो होने के बाद में आपका क्या बोलते हैं, इरेक्शन इतना पर्याप्त हो जाता है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो। सो देयर आर सम मॉलिक्यूल कॉल्ड एज सिल्डेनाफिल, जो कॉमनली वाइग्रा बोला जाता है, टाडालाफिल जो मेगालिस नाम से भी आता है, अलग अलग कंपनी के नाम से भी आता है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी रिवोल्यूशनरी इन द सेक्सुअल हेल्थ। साइड इफेक्ट्स? यस, दे हैव सम साइड इफेक्ट्स। जैसे मैंने बोला नाइट्रिक ऑक्साइड को काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कोई पेशेंट दूसरा कोई नाइट्रिस वाला दवा ले रहा है तो उस समय नहीं दे सकते उस मेडिसिन को। तो इसलिए जो बोलते हैं, जो हार्ट अटैक्स वाले यदि पेशेंट्स है, जो हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स जो है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को नाइट्रिस टाइप ऑफ दवा चल रही है या ब्लड प्रेशर लो करने की दवा चल रही है, उन लोगों को ये मेडिसिन नॉर्मली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं दे सकते। व्हाट अबाउट आयुर्वेदा? ये शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें बहुत मार्केट में बेचते हैं, शिलाजीत गमीज, ये सब चीज़ें, डज दैट हेल्प? घूम फिर के उनका मैकेनिज्म एक ही है, ठीक है। आई एम नॉट मच हैविंग डिटेल अबाउट द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। घूम फिर के मैकेनिज्म ये है कि जो भी एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्टिंग ऑन द नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड गिविंग द वैसोडाइलेटेशन, और उसकी वजह से आपको इरेक्शन अच्छे से आ रहा है। दैट इज द मेन फंडा और द मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन इज। तो they are all just called as the supplements. They are just the supplements. So either is allopathic one, Ayurvedic one, they are all the supplements. But we have to find out the cause, whether it is a low testosterone, sometimes may be the major reason. टेस्टोस्टेरोन ही कम है आपका, तो you have to increase your testosterone. वो कैसे होता है? टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए क्या? स्ट्रेस से भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, नंबर 1। तो मेजर कॉज इज स्ट्रेस हो सकता है। डायबिटीज़ वालों को भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर को टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, ओबेसिटी वालों को टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाता है उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको रूटीन में करना पड़ेगा कि डायबिटिक डाइट लेना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा, हाइपरटेंशन की मेडिसिन बराबर लेना पड़ेगा, रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा, नींद बराबर लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाना प्रॉपर खाना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा। और फिर भी काफ़ी लोअर होगा तो उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन का मेडिसिन आता है, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आते हैं, वो भी अपन फार्मेको पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। एनल सेक्स, ये अगेन टैबू माना जाता है, बट इट्स मोर कॉमन नाउअडेज, पीपल बीइंग homosexual or from LGBTQ community. Obviously they will do it, no harm in that is what I say. I totally support LGBTQ, but कुछ harmful effects उसके हैं क्या, कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्या उससे? और नॉन LGBTQ कम्युनिटीज़ जो नॉर्मल है, स्ट्रेट है, वो भी चाहते हैं कभी कभी करना, बहुत लोग हैं, तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर, डेविएंट सेक्सुअल बिहेवियर है, सोडोमी उसको बोलते हैं, एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट इज अ डेविएंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। द नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द पेनिट्रेटिव सेक्स फ्रॉम द पेनिस टू द वाजाना, दैट्स ट्रू। इफ द पार्टनर इज विलिंग फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे आर कॉल्ड एज द sexual deviant behavior, or somebody called as a sexual perversions, ठीक है। I am again saying it is in between the partner to partners. But is there a risk in that? I'm coming to risks basically, but it should be done with the well consent, and it is between the partner to partner what they want to do and not. If the anal intercourse may be risky sometime, maybe there are chances of some injuries, there are chances of you can say the tear, the chances of the bleeding, chances of exchange of the the infection from one person to another person, there are definitely the chances are definitely there. So they should be use the safe sex practices. Whatever the fantasies or whatever the behavior they are having, the partner should use the safe sex practices. But if they are of same sex, right, and they don't have any goal, like even the LGBTQ are the same sex partners, definitely they should use safe sex practices, so that they should not give any the STDs or any infection to one partner to another partners. Looking at the complication of the any behavior they are doing. टॉप 5 मिथ्स बताइए सेक्सुअल लाइफ में लोगों के, या फिर आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे? यौन जीवन की बातें करना, यौन जीवन की यदि मैं बातें करूंगा तो मैं गंदा दिखूंगा या अच्छा नहीं दिखूंगा, ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल हेल्थ, दैट मीन्स आई एम अ वेरी बैड पर्सन, नंबर 1। मैं कोई भी चीज़ मेरे घर में डिस्कस करूंगा तो मैं फिर से अच्छा नहीं रहूँगा, नंबर 2, ठीक है। यदि मेरे पार्टनर मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, मतलब आई एम इम्पोर्टेंट, नंबर 3, ठीक है। मेरा सेक्स अच्छा नहीं है, मतलब मैं जीने के लायक नहीं हूँ,
ऐसे भी लोग आते हैं। फिफ्थ मीन्स इज सेक्सुअल एक्ट इज इन बिटवीन द प्राइवेट पार्ट्स ओनली। ये नीचे का ही बात है, ऊपर की कोई पेनिट्रेटिव सेक्स। हाँ, सेक्स मतलब इंटीमेसी कुछ नहीं है। सेक्स मतलब पेनिट्रेटिव सेक्स, पेनिस एंड वजाना इज द ओनली सेक्सुअल एक्टिविटी, नथिंग एल्स। ये सबसे बड़ा मिथ्स है। नंबर 3, मेल आर मोर हैविंग द सेक्सुअल एक्टिविटी और मोर सेक्सुअल पावर देन द फीमेल। कि मेल की इच्छा होती, फीमेल की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। तो कि वो आदमी ने हमेशा इनिशिएशन करना चाहिए, फीमेल इनिशिएशन करना ही नहीं चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कि वो मेल की इच्छा शक्ति, सेक्सुअल इच्छा शक्ति ज़्यादा है, फीमेल की इच्छा शक्ति 0 है। ऐसा नहीं है, दोनों भी फीमेल है, दोनों मेल फीमेल है, दोनों की इच्छा शक्ति समान है। ओके, हाँ, ये अपन बोल सकते हैं। Nowadays I see porn addiction. पॉर्न देखते हैं लोग, ऑब्वियसली पॉर्न एजुकेशन के लिए भी ठीक है, बट पॉर्न ज़्यादा देखना, उससे एडिक्टेड होना, ये है क्या कॉमन आजकल? पॉर्न देखना एक अट्रैक्टिव चीज़ है। सबके एक सेक्सुअलिटी में लोगों को लगता है कि मैं कुछ तो भी देखूं। पॉर्न देखना में कोई गलत बात नहीं है। पॉर्न का एडिक्ट होना, पॉर्न का बिहेवियर अपने रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ का रियल लाइफ में लाने की कोशिश करना और उसकी वजह से अपने फैमिली में या अपने रिलेशनशिप में डैमेज करना, ये प्रॉब्लमेटिक है। करेक्ट, ठीक है। तो लुकिंग एट द नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पोर्नोग्राफी। तो वॉचिंग पॉर्न टुगेदर एंड doing a proper safe sexual practices is a ideal way of the sexual activity, but doing the different type of fantasies, injuring each other, ठीक है, deviating a normal sexual behavior is something which is giving rise to the porn addiction or giving rise to the harmful type of the sexual behavior। ठीक है, जिसके कारण की वजह से जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो पॉर्न देखने से आप सीख रहे हो, उसका एजुकेशन ले रहे हो, तो अच्छी बात है। बट उसमें से जो चीज़ें देख के आप कुछ अलग करने की कोशिश करके आपके पार्टनर को इंज्योर कर रहे हो, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, उसको मार रहे हो, दैट शुड नॉट बी डन। दे आर कॉल्ड द सैडिस्टिक बिहेवियर और द मैचोसिस्टिक बिहेवियर। तो इट अगेन इट इज़ अ पार्टनर टू पार्टनर, ये प्राइवेट बात होती है। एक में के अंदर में दोनों कंसेंट लेके आप जो करना चाह सकते कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो चीज़ हार्मफुल है, जो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर से बाहर है, वो चीज़ व्यक्ति ने अवॉइड करना चाहिए। हाउ टू अवॉइड? मतलब ये मोस्टली मुझे लगता है पॉर्न एडिक्शन ना, पहले तो ठीक है, टीनेज में लोग बहुत उसके बारे में उत्सुकता रहती है कि ये क्या है, ये क्या है, तो वो देखते हैं, ठीक है। बट वो आजकल मैंने सुना है कि मिडिल एज पीपल ऑलरेडी इन रिलेशनशिप्स, ऑलरेडी हैविंग सेक्स रेगुलरली विद देयर वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स, उन लोगों को भी पॉर्न एडिक्शन। उसमें कैसा होता है कि मैंने बोला कि पॉर्न एडिक्शन अट्रैक्टिव चीज़ की वजह से कभी कभी उनको उस चीज़ की एक हैबिट हो जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन होने के बाद में उनका माइंड का भी स्टिमुलस वो पॉर्न वीडियो से स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, और वो चीज़ में ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देते, ज़्यादा प्लेजर लेना शुरू कर देते, और वो प्लेजर उनको पार्टनर में नहीं मिलता है या वो पार्टनर से कंपेयर करना शुरू कर देते। उस समय वो व्यक्ति पॉर्न एडिक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से उनका वो कंपेयरिंग वजह से उनका नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी विद द पार्टनर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों ने ये जानना ज़रूरी है कि ये रियल लाइफ है, ये पोर्नोग्राफी है। उसको एजुकेशन के टाइप आप देख सकते हो, बट डेफिनेटली उसका गैर इस्तेमाल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उस चीज़ को आपने डेफिनेटली बैन करना चाहिए, और वही चीज़ आप इंटीमेसी बढ़ाओ, टच बढ़ाओ, पार्टनर से बातें करो, कम्युनिकेट करो, रोमांस बढ़ाओ, तो वो सब चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय कर सकते हो। That brings us to masturbation. Obviously, they both are related as well. Sometimes people watch porn and then masturbate, and masturbation publicly, masturbation घर पे, again, teenage, middle age, बूढ़े, they all do it, and sometimes it's addicted. People are addicted to it as well. Pornography देखते देखते masturbation करना एक very common practice है। Correct. बट ये कॉमन प्रैक्टिस एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन टेक्निक है। वो सेल्फ, उसमें वो पार्टनर के बारे में सोचते नहीं है, पॉर्न देखते हैं एंड सेल्फ सेटिस्फिकेशन टेक्निक शुरू कर देते हैं। बट क्या हो जाता है कि जैसे वो ये पॉर्न देखने के बाद मैस्टरबेशन करने की टेक्निक हो जाती है, उनको यही चीज़ में प्लेजर आना शुरू हो जाता है, यही चीज़ की एक आदत पड़ जाती है, एंड उनका जो पार्टनर के देखने का तरीका या उनके तरफ देखने का नज़रिया या उनके तरफ डिज़ायर
शायद उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मैस्टरबेशन एक्सरसाइज करना is not a bad thing, but when you're actually sexually stimulated and if you don't have the partner, you don't have the options, you definitely can masturbate. There is no ill effect on your body. Masturbation करके कोई ill effect आपकी body में नहीं होने वाले. But the way the people are doing कि self satisfaction technique using the porns and उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना और उसी की तरफ बिहेव करने की कोशिश करना, उसकी वजह से पार्टनर की तरफ नहीं देखना, रियल लाइफ में रहना, रियल लाइफ में नहीं रहना, इंटीमेसी कम हो जाना, दैट इज़ दी प्रॉपर द साइकोलॉजिकल और द सोशल इश्यूज बिकॉज ऑफ द प्रॉन एडिक्शन एंड द मैस्टरबेशन, एक्सेसिव मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन का असर बाकी स्पोर्ट्स पे भी पड़ता है क्या? परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स लाइक बॉडी बिल्डिंग, क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स दे प्ले, दे से साइंटिफिकली द प्रॉपर मैस्टरबेशन यदि कोई व्यक्ति करता है और एक्सेसिव मैस्टरबेशन नहीं है तो उसका कोई बॉडीली हार्म नहीं है। डिफाइन व्हाट इज पैसिव एंड एक्सेसिव मैस्टरबेशन, कितना बार दिन में? नहीं, what I'm saying कि when person is sexually active, he can masturbate. The people are not sexually active, they are just rubbing their penis throughout the day, multiple times of the day. That is, you can call the misuse of the masturbation. Teenagers. हाँ, teenage is the part, teenagers, right? yeah. Teenage में ही ये स्टार्ट होता है। हाँ, तो if they are once in a while, if they are masturbating properly, when they are sexually stimulated. Masturbation से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है क्या? एक्सेसिव या नॉन एक्सेसिव? Even if they are sexually stimulated daily and if they masturbate daily, that doesn't affect their the bodily or physical performance. देखो, masturbation करना कोई बुरा बात नहीं है, नंबर 1। When you are sexually stimulated, आप सच में sexually stimulate हो चुके हो, उस समय masturbate करना कोई बुरी बात नहीं है, नंबर 1। और उस masturbation से आपके कोई भी फिजिकल बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई कमजोरी नहीं आती है। आप एथलीट हो, स्पोर्ट पर्सन हो, उसकी वजह से आपके स्पोर्ट्स में कोई कमजोरी आई है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, नंबर 1। बट मैं ये बोलना चाहूँगा, लोग जिस तरीके से मैस्टरबेशन करने के टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव मैस्टरबेशन करने का अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अलग तरीके के वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर हार्मफुल टू पर्सन। फीमेल मैस्टरबेशन उसको टैबू माना जाता है, मेल कर रहा है तो ठीक है, फीमेल करे तो क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ा टैबू है ना। आपने बहुत अच्छी बात की कि इवन फीमेल कैन मैस्टरबेट एज इक्वल एज जिस तरीके से मेल मैस्टरबेट करते हैं वैसे ही फीमेल्स आल्सो कैन मैस्टरबेट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात प्राइवेट रहती करके पता नहीं चलती है, एंड सम पीपल आल्सो मैस्टरबेट सेल्फ। मैंने तो सुना है जब व्हेन देयर पार्टनर मेल पार्टनर फाइंड्स आउट कि फीमेल ऐसे करती है या इवन दे फाइंड सम सेक्स टॉयज विद देम, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है या प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे कोई केसेस आपके पास? यस, ऐसे केसेस आते हैं, बट हमको साइको एजुकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि दिस इज़ अ नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ। मैस्टरबेशन चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये काफ़ी नॉर्मल है। नॉर्मल जैसे आप पेनिस को स्टिमुलेट करते हो, दे हैव अ पार्ट कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। नहीं, मैंने तो देखा है कि वो सीधा कैरेक्टर पे चले जाते हैं ना। एग्जैक्टली, मेल ईगो, कैरेक्टर्स, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये दीज आर सम सोशल टैबूज डेफिनेटली है, बट उनको अवेयरनेस बताना, उनको बताना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपना पेनियल पार्ट रहता है, उनके अंदर में क्लाइटोरियल पार्ट रहता है, एंड क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन इज द सेक्सुअल प्लेजर गिविंग ऑर्गन इन द फीमेल बॉडी। तो उसको यदि स्टिमुलेट करने की वो फीमेल कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गेट अ प्लेजर, तो उनको वो अच्छा लगना स्वाभाविक है। बट यस, आपने जैसे बोला कि कपल उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, उनके ऊपर बातें करते हैं, उनके ऊपर देखने में अच्छा नहीं बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन clitorial part and people talk about orgasm, like female orgasm is a myth और मिस्ट्री। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? पीपल से दैट ये ऐसा स्पेसिफिक कोई जी स्पॉट नहीं होता। बेसिकली अल्टीमेटली द ऑर्गेजम इज अगेन टू टाइप, वन इज अ साइकोलॉजिकल, वन इज अ फिजिकल। If you talk about a male person, they started getting aroused, they started performing, and they get ejaculated and they get the orgasm. The orgasm of female is mostly 99% psychological. Okay. So when the female started getting pleasure or she started enjoying, she get aroused, so any simple act
any simple touch, any simple intimate act can give the orgasm to the female. तो जी स्पॉट मिथ है क्या? Definitely G-spot is a myth. There is no as such G-spot. Whole body is a G-spot for the female. You have to find out which part of which sensitive focus she is enjoying or she is getting the pleasure. Either it is the clitoris, either it is the part of the breast, either it is the part of the thigh, the back, the side of the back, the some part of the neck, So there are different sensitive focuses in the female body. And only the way to give the orgasm to female is the touch. Okay. Most important thing, and the female are blessed with they can have the multiple orgasm. The creativity of the God कि they can have multiple orgasm. Myth ये भी है कि if female squirts, like I mean she secretes some liquid, that means she had the orgasm. ये myth है कि सच है? Definitely there are some secretion are going down the body. Yes, that's true. जब person अभी aroused हो जाता है या secretions when a person is aroused तो definitely body के कुछ secretion बाहर निकलते हैं, उसको squirting बोलते हैं या secretion बोलते हैं या lubrication बोलते हैं. Yes, that is also the part of orgasm. But ultimately the reason behind that secretion, lubrication or the squirting is basically a touch. What about menopause? आजकल अर्ली मेनोपॉज भी होता है, कुछ होता है, तो बहुत सारे मेल्स डाउट करने लग जाते कि यार मेरी वाइफ को मेनोपॉज तो नहीं हो गया, या मेरी गर्लफ्रेंड को तो नहीं हो गया, या जो भी हो रिलेशनशिप में हो गया, या उसको कोई प्रॉब्लम, वो इच्छा नहीं होती है उसकी, मेरी बहुत इच्छा रहती है, वो हमेशा नहीं बोलती है, तो कोई रीज़न है क्या उसके पीछे? मेनोपॉज बेसिकली एक हार्मोनल बात है. ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे कोई फीमेल जब उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, उसके पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल उम्र के कम से कम 11 से 13 साल में शुरू हो जाता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कम से कम 40 to 45 में बढ़ जाता है, मतलब बंद हो जाता है, राइट. तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं. उस समय उनका ओवुलेशन होना बंद हो जाता है और उनका मेंसेस आना बंद हो जाता है. तो इस मेनोपॉज में दिस इज़ बेसिकली प्रॉपर हार्मोनल थिंग. उनका लाइफ के फेज के हिसाब से एक हार्मोनल बात है. कौन से एज में? 40 to 45 के. ठीक है, किसी व्यक्ति को वो 35 to 40 में भी आ सकता है, किसी को 50 में भी आता है, 55 में भी आता है. ठीक है, तो इस मेनोपॉज में उनमें कुछ चेंजेस होते हैं. आइदर हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, बॉडीली चेंजेस हो जाते हैं, इमोशनल चेंजेस भी हो जाते हैं. ठीक है, जिसमें हॉट फ्लैशेस हो जाना, बॉडी एक हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लस माइनस, मतलब मूड स्विंग्स की वजह से सेक्सुअल लिबिडो प्लस माइनस हो जाना. ठीक है, थकावट महसूस हो जाना, चिड़चिड़ापन महसूस हो जाना, ये सब चीज़ें पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स जिसको बोलते हैं वो आ सकते हैं. बट किसको जल्दी आएगा, किसको लेट आएगा, इस टोटली इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. Okay, but does it affect sexual life? Yeah, it depends upon person to person. It's either a way. मतलब sometime perimenopausal symptoms can increase the sexual desire, can also decrease the sexual desire also. बोला जाता है कि 32 से लेके 36 तक जो एज है, that is the best age to enjoy sex for women. ये सच है क्या? You can say basically the practice makes man perfect. That can be the answer. That can be the answer for that. But yes, initially when we don't have much education, we are not much aware about what is exact sexuality. So being after having the marriage or the regular sexual intercourse with your partner, उसके बाद में अपने को पता चलता है कि मुझे किस प्रकार से प्लेजर आता है, कैसे किस टेक्निक से प्लेजर आता है, कौन पोजीशन में मुझे सेक्स अच्छा लगता है. सो आई कैन से आफ्टर हैविंग द सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर फ्यू ईयर्स दे कैन explore their own sexuality with the partner. So that might be the one reason कि people are saying कि ये एज में sexual exploration की वजह से या sexuality exploration की वजह से शायद उनको ज़्यादा अच्छा लगता है. That is one thing. बट ऐसा कुछ डॉगमा नहीं है या ऐसा कुछ रूल नहीं है कि उसी एज में उनको बहुत अच्छा लगेगा. इवन द एल्डरली, मतलब 50-60 वाले भी दे कैन एंजॉय द सेक्स एज. कौन सी एज तक सेक्सुअल लाइफ? देयर इज, as you said कि there is menopause, there is one term called as andropause. अच्छा, andropause. हाँ. तो andropause 18 से लेके 80 साल तक कभी भी हो सकता है और किसी को नहीं भी हो सकता. क्या रहता है andropause? andropause मतलब सेक्स, मेल का सेक्स करना बंद कर देना. अच्छा, दैट इज मतलब डिजायर ही नहीं, फिर डिजायर ही नहीं है, उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया. दैट वे
तो एंड्रोपॉज इज़ अ वेरी न्यू टर्म. तो एंड्रोपॉज होता है या नहीं होता है इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन चलता है, काफ़ी रिसर्च चलता है, बट ऐसा देखा गया है कि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द एंड्रोपॉज. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सेक्शुअल हाइजीन. सेक्शुअल हाइजीन कैसे अच्छी रखनी है, क्लीनलीनेस कैसा रखना है, आर देयर एनी प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करें जिससे वो अच्छा रहे, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. सेक्शुअल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन इज़ द सेम थिंग बेसिकली. जो अपनी बॉडी की अपन जैसे हाइजीन रखते हैं, आपने रोज़ अच्छे से नहाया, तो इट इज़ एज इक्वल टू ऑफ द सेक्शुअल हाइजीन. ठीक है, उसको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. यू डोंट यूज़ एनी सोप or cleaners or different type of ingredient to wash your private part. There is no need to do anything. Water and sometimes soap is the simple the solution to maintain the proper sexual hygiene. Other sexual parts you can say hygiene. What about organ cleaning? Organ cleaning के लिए आप आपको पूछते हैं. Simple water is the best treatment for your washing your private parts. Even the vagina, the water can wash out जो बॉडी में रखता ही नहीं है, जो भी जो निकालना है बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर देता है. So simple water. And sometime if the patient is having the infection, definitely the medicated things which are given by the recognized doctor should be used. Sir, does size matters? Performance matters, number one. Actually, considering I will take this like yes, size does matter, number one. Okay. Yeah, size does matter considering the normal structure and the normal physiology of the vaginal part and the penile part, number one. Because you can find out the vagina is just a 7 centimeter. And if you say any penis which is more than 3 centimeter in erected position can have the satisfied successful sexual intercourse. Just the 4 centimeter. Okay. Otherwise, that penis is called a micro penis. अच्छा. Anything below 4 centimeter is micro. Yeah. Okay. ठीक है. So those say कि 5 inches, 6 inches, 7 inches, that size doesn't matter. Yeah, but anatomy of the body also matters, right? Like if we are talking about Indian people, we are talking about Africans. Then other anatomies of bodies, they will have a different size of their organs. तो वो तो डिफरेंट ही होगा ना, obviously. It doesn't matter for the performance basically. Even if the vaginal size is just a 7 centimeter, so it is just like that. You can have, so ultimately you can say like this कि vagina is in this type of position, so it is a 7 centimeter one. So any erected penis more than 3 centimeter, if it is just a 4 centimeter, he can have the normal sexual activity. So even if it is a 10 inches, 9 inches, 8 inches, that is just a you can say in simple word show off. Correct. सर, अंत में आपसे एक मैसेज चाहूँगा ऑन बोथ द वर्ल्ड्स. वन फॉर मेंटल वर्ल्ड, द मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, एंड देन ऑन द सेक्सोलॉजी साइड एज वेल. मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जितना आप शरीर की तरफ ध्यान देते हो उतना ही अपने मन की तरफ ध्यान दो. मन की बातें सुनो, मन की बातें दोस्तों के साथ करो, और ज़रूरत पड़े तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लो. What about sexual? यौन स्वास्थ्य जीवन का अतिशय महत्वपूर्ण अंग है. उसके बारे में बातचीत करने से बिल्कुल मत डरिए. बिंदास अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें. उसी वजह से आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा होगा, आपका मेंटल लाइफ अच्छा होगा, आपका फिजिकल लाइफ अच्छा होगा, और आपका सोशल लाइफ भी अच्छा होगा. तो डेफिनेटली आपका सर्वांगीण हेल्थ अच्छा यदि करना है तो सेक्सुअल हेल्थ और यौन जीवन या यौन स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो उसके बारे में डरिए मत, बिंदास बात करिए, बिंदास उसका सुझाव या सलाह सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर लें. ये जो पांच आपने STDs बताए थे, टॉप 5, सर उसमें आपने बोला ऑब्वियसली HIV और हेपेटाइटिस जो है, HIV तो ऑब्वियसली दे शुड नॉट डू सेक्स विथ एनीवन, बट वो लोग सेक्स ही नहीं करना चाहिए क्या? प्रोटेक्टेड सेक्स भी नहीं? they can have the sexual activity with protected sex with HIV partner. अभी वो थोड़ा डाइसी सिचुएशन है कि किसका है नहीं. That's what I'm asking. They are also people, right? They have needs. तो वो कैसे करते? So there is a term called as the person living with the HIV. Yeah, okay. They need to identify people and then they can share. What about other 4? उसमें? Other 4, see, if you are having the
active infection at present, you should not have the sexual intercourse. Let's say herpes, right? Number herpes one. you spoke तो about even herpes में yes. herpes is in the blood you said, कभी नहीं वापस जाता है, वायरल प्रॉब्लम है, तो वो बंदा सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे. हर्पीज वाला यदि बंदा, यदि मैं बोला, देयर आर टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वन इज एक्टिव इन्फेक्शन, वन इज क्रॉनिक इन्फेक्शन. इफ पेशेंट इज एनी पेशेंट इज हैविंग द एक्टिव इन्फेक्शन, ही शुड नॉट हैव द सेक्सुअल एक्टिविटी. नंबर वन. If patient wants to do activity in emergency or he just have the more desire, definitely he should use the protection. Number two. Third person, who is having the hepatitis or the carrier, that the person is having the chronic infection, they can have the sexual intercourse with protection. What about let's say किसी दो एक कपल है, उसमें से एक को हर्पीज हो जाता है, एंड देन ऑब्वियसली हर्पीज होना है, एसटीडी होना इज अगेन अ मेंटल प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम में होगा, तो वो कैसे फिर करेगा आगे? आई मीन हाउ डू दे? नहीं, उसके लिए सिंपल सलाह है कि कोई हर्पीज या हेपेटाइटिस किसी को हो गया है तो नॉर्मली उसने सेक्सुअलिस्ट के पास जाना चाहिए, उसका जो स्टेज है वो देख लेना चाहिए और स्टेज के हिसाब से उनकी सलाह लेना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए. दैट इज बेटर आंसर.